बट बी अलर्ट, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं अभी आने लगा, मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज की है। हाँ, हेलो एवरीवन, पायस विजन यूट्यूब लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पायस विजन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज और उनके सॉल्यूशन को लेकर लगातार लाइव टॉक शो के माध्यम से आपको जानकारियां देता आ रहा है, आपको उनसे अवगत करवा रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉमन इश्यूज ऑफ एडोलसेंस पर, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलोनी प्रिया जी। आप उम्मीद फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, जो कि वर्क करती है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ पर। आपने मोर देन 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ग्रुप्स में कंसल्टेंट हैं। आप 24 ईयर से एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। आपको आईसीएसई काउंसिल, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्कूल के साथ आपने वर्क किया हुआ है। आपने 1100 से भी ज्यादा वर्कशॉप कंडक्ट करी हैं एंड आप कई सारे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, लाइक लाइफ मेंबर ऑफ क्रिश्चियन काउंसलिंग सेंटर, अमेरिकन स्कूल काउंसलर एसोसिएशन, मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन, मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर नेशनल अवेयरनेस। आपने इंडिया के 18 से भी ज्यादा स्टेट में 1500 से भी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। हेलो मैम, आपका पायल्स विजन यूट्यूब लाइव टॉक शो में स्वागत है मैम। नाउ व्हाट यू मैम। थैंक यू सो मच पायल। मेंटल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और हमारे सभी जो जानने और सुनने वाले हैं पायस विजन की इस हेल्थ फाउंडेशन जिसने मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दी है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बिकॉज ये एक बहुत अच्छा काम है कि हम लोगों को जागरूक बना सके, क्योंकि हेल्थ के लिए क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ चूँकि दिखाई नहीं पड़ती है तो इसको समझना और इसके लिए अपनी थोड़ी थोड़ी सोच में, बातचीत में, शब्दों के चयन में और अपने विचारों में अगर हम बदलाव लाएं तो हम बहुत सारी अपनी डे टू डे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें जो हमें धीरे धीरे एक दीमक की तरह खाने लगती हैं और हमें बहुत अंदर तक परेशान करती हैं, उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। मैम, जैसे कि इस टाइम एडोलसेंस में कई तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में एडोलसेंस में क्या कॉमन इश्यूज उभर कर आ रहे हैं? देखिए, पिछले 24 साल से हम एडोलसेंट हेल्थ पे काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल से लेके एमबीए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग से लेके स्कूल तक हमने काम किया है। तो हमने ये देखा है कि एडोलसेंट का जो इन्वायरमेंट है वो आज से 20 साल पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है। चाहे वो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, गैजेट्स हो, हमारे सोशल स्किल्स जो अब चाहिए, जिस तरह की चीज़ों को सोसाइटी में आज सक्सेस का मापदंड मानते हैं, ये सभी चीज़ें बदली हैं। और ये जो बदलाव है ये एक एडोलसेंट के भी मनस्थिति पे असर डालता है। तो आज पोस्ट कोविड अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल पास्ट साल 1.5 साल की बात करें पायल, तो हमने सबने देखा है कि कोविड ने एक न्यू नॉर्मल ला दिया है। और न्यू नॉर्मल का मतलब है कि हम कभी बैक टू नॉर्मल नहीं जाएंगे। ये साइकोलॉजिस्ट ने ये टर्म इसलिए बनाया था कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें कि न्यू नॉर्मल का मतलब है हमें न्यू हैबिट्स, न्यू बिहेवियर पैटर्न एंड न्यू अप्रोचेस टू लाइफ अडेप्ट करनी होंगी। तो इंटरनेट के आने के बाद से 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनके जो एडिक्टिव सब्सटेंस हैं, इसके बारे में बात करी और कहा कि 2020 ऑनवर्ड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए उम्मीद, पिछले 7 सालों में हमने 5000 से ज़्यादा टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जो रिमांड होम्स या ऑर्फनेजेस में लोग काम करते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स, उनको बेसिक काउंसलिंग स्किल्स पे ट्रेनिंग दी है, ताकि ये लोग एक फर्स्ट एड की तरह, जैसे हम अपने स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना, छोटी मोटी कोई चोट हो तो हम तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से हमने इस पे काम किया है और ये देखने में आया है पायल कि आजकल सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को एडोलसेंट में कंसर्न दिखता है वो है
एडिक्शन टू सोशल मीडिया और इंटरनेट। जो बच्चों की आईक्यू बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है, पहले को करिकुलर्स और बहुत सी स्कूल एक्टिविटीज़ में थे, फिट थे, बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, अब मेरा लैपटॉप, मेरा ईयरफोन, मेरा कमरा छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, बस लेट मी डू। तो एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ यूट्यूब वीडियोस, जिसमें बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ख़राब ही चीज़ें देखते हैं, लेकिन यूट्यूब में गेमिंग का एडिक्शन बहुत हाई है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। जो थोड़े बड़े हैं, कॉलेज गोइंग एंड ऑल हैं, वहाँ पे भी एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया बहुत हाई है। और सोशल मीडिया एडिक्शन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आज एडोलेसेंट्स के साथ हमारे सामने आती है वो है ऑटोनॉमस फेक आईडीज़। मेरा नाम कुछ और है पर मैंने फेसबुक में कुछ और दे रखा है, मैंने वहाँ कुछ और प्रोफाइल बना रखी है, मैंने वहाँ पे अपना एक ऐसी छवि बना रखी है जो शायद मैं होना चाहती हूँ पर रियलिटी में नहीं। तो इससे सोशल मीडिया एडिक्शन से जो चीज़ जुड़ी है मेंटल हेल्थ में वो है वी स्टार्ट लिविंग अ वर्चुअल लाइफ। और जब वो रियलिटी से मिलता है तो क्या होता है, जैसे एक बबल है, बर्स्ट कर जाता है। और जब वो होता है पायल, तो बहुत से एडोलेसेंट डिसबैलेंस हो जाते हैं, एक्सेसिव अग्रेशन होता है, कहीं हम देखते हैं कि बिल्कुल वो अपने को आइसोलेट कर लेते हैं। और डिप्रेशन, टीन डिप्रेशन पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट 20 to 25% का इंक्रीज है ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो हम एडोलेसेंट्स के देख रहे हैं जिनको टीन डिप्रेशन है। तो ये सोशल मीडिया एडिक्शन से लेके टीन डिप्रेशन, ये ओवरलैपिंग इश्यूज हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं पूरे समय सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब कुछ वर्चुअल है। लेकिन अगर 2 दिन मेरे घर में लाइट नहीं थी और वाईफाई नहीं था और मैं किसी से बात नहीं, तो मुझे घबराहट हो रही है। मैं रियल लोगों के पास बाहर जाता हूँ, लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है कहीं मुझसे कोई कुछ पूछ ना ले, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट, गेमिंग, सोशल मीडिया, वर्चुअल लाइफ, ये सारी मेन प्रॉब्लम्स उभर कर आ रही हैं। बिल्कुल, और इन्हीं से रिलेटेड है आइसोलेशन, डिप्रेशन। मैं किसी को, और उसी में क्या है, आपके सोशल स्किल्स बहुत पुअर हो जाते हैं। एडोलेसेंस की शिकायत रहती है अक्सर कि कोई मुझे समझता नहीं है, तो ऐसे में उन्हें कैसे रियलाइज किया जा सकता है कि उनको भी समझा जा सकता है? देखो, एडोलेसेंट एक जो एज है, इसके बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्या है। तो अच्छा है कि मीडिया के जरिए से, स्कूल कॉलेजेस के ज़रिए से, अगर आज आप देखिए तो वो नैक एक्रेडिशन हो, कॉलेजेस में हो, मैंडेटरी है कि लोगों से बात किया जाए, मेंटरिंग की जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए। जो एडोलेसेंस शब्द है इसका मतलब होता है अडल्ट्स इन ट्रांजिशन, और माना जाता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के समय से एडोलेसेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप देखिए जनरली मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, बोलचाल में हम इनको टीन ईयर्स कहते हैं। टीन क्यों? क्योंकि 13, 14, सो 13, 14 से लेकर 19 तक वी हैव स्टार्टेड कॉइनिंग दीज आर टीन ईयर्स एंड टीन ईयर्स आर ट्रबल्ड ईयर्स। अब यहाँ से जो हमने एक मिथ क्रिएट कर दिया है, टीन ईयर्स आर नॉट ट्रबल्ड ईयर्स, दीज आर ईयर्स ऑफ ट्रांजिशन। तो आपकी फिजिकल बॉडी में भी ट्रांजिशन आता है। आज आप देखो पायल, आप हो या मैं हूँ, आई एम अबव 50, हमारी जो आज हाइट है ये यही 14-15 साल में इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद आप चौड़े हो सकते हैं, लंबे नहीं हो सकते, राइट? तो आपकी जो कद काठी है, आपकी जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन्स हैं, इन सब का ट्रांजिशन इस एज में होता है। ये दिखता है, लेकिन इससे भी बड़ा ट्रांजिशन होता है हमारे इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये कई बार एडोलेसेंट्स को हाइपर इमोशनैलिटी लाता है। हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी छोटी सी बात के लिए बहुत टची हो जाते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन जब उनको रिकग्निशन मिलता है, उनको सक्सेस मिलता है, उनको एप्रिसिएशन और अप्रूवल मिलता है, वो किसी चीज़ में लगते हैं जिससे उनको लगता है कि ये मेरा करियर होगा, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आप देखिए यही टीन ईयर्स हैं जो कि ईयर्स ऑफ इंस्पिरेशन है।
आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल इंसान की जीवनी पढ़ के देखिए, आपको दिखेगा कि उनका मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन इसी एज में था, 14 ईयर्स में, 16 ईयर्स में। चाहे वो राम मोहन रॉय थे या विवेकानंद थे, आप देखिए कोई एक लाइफ के इंसिडेंट को आदमी देखता है और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा टीचर्स को, पेरेंट्स को जब ट्रेनिंग लेती हूँ साइको एजुकेशन में, तो मैं यही कहती हूँ, आप देखेंगे कि उम्मीद का जो पूरा एडोलसेंट बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं कि हम सबसे पहले एडोलसेंट एज को सही तरीके से समझें। आप अगर बच्चे से ये सोच के मिलते हैं कि ये तो एज ही ऐसी है मैम, इसमें तो सब बच्चे आर्ग्यू करते हैं, ये लोग बहुत मूडी हो जाते हैं, तो मैम ये तो फिर जब बड़े होंगे तो अपने आप ठीक हो जाए, तो ऐसे में आप बच्चे से कैसे बात करते हैं? तुमसे बात करना बेकार है। इसीलिए जो आपने कहा कि एडोलसेंट को ये लगता है हमें कोई नहीं समझता, हमसे तो कोई फायदा नहीं, हम कितनी आसानी से क्लास 11 के बच्चे को जैसा हमारी सुविधा हो कह देते हैं, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम ये नहीं कर सकती। और जब हमारे यहाँ कोई आ गया है और हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं अभी तुम लोग बच्ची हो, छोटी हो, अभी बाहर जाओ। तो ये एडोलसेंट को बहुत ज़्यादा अपसेट करता है कि भाई आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, हम बड़े हो गए कि हम छोटे हैं। आपका जब मन करता है आप हमें बड़ा बना देते हो, जब मन करता है आप हमें छोटा बना देते हो। तो ये दो चीज़ भी अगर हम इस पे काम कर सकें कि हम बच्चों को बोलें कि आप इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आप बच्चों को थोड़ी सी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, उनको डिसीजन लेना सिखाइए। आपकी छोटी सी कोई घर में प्रॉब्लम है, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करिए। तो जब हम बच्चों से प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन करेंगे एडोलसेंट से, तो उनकी ये फीलिंग कि कोई हमें समझता नहीं है या हमें सब कोई गलत समझते हैं, ये शायद हम दूर कर सकते हैं। आई एम नाउ तो अ मदर ऑफ 2 adult children. My boys are 28 and 25. बट वी ऑल गो थ्रू दिस फेज। ये एक बहुत अच्छा समय है जीवन का बच्चों को गाइड करने का और उनके अडल्टहुड में उनका एक सहायक, सपोर्ट, मेंटर, कॉन्फिडेंट बनने का। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा यही सिखाती हूँ कि हमें बच्चों को इस एज में लूज नहीं करना चाहिए। हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, बच्चों ये चीजों से बच्चों को अच्छे से समझा जा सकता है। बिल्कुल, और अगर आप एज अ पेरेंट और टीचर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूथ का एक बहुत ही पोटेंशियल पॉजिटिव एस्पेक्ट देख पाते हैं। आज आपको दिखता होगा कि हमारे घरों में, छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, लेकिन हम कहीं अटक जाते हैं तो वो टीनेजर ही है जो तुरंत ठीक कर देगा, आपको तुरंत बता देगा कि इसको ऐसे करो, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके आपको दिखा देगा कि देखो मम्मा ये ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीन ईयर्स में क्या है, आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, आपकी लर्निंग और ग्रास्पिंग बहुत शार्प होती है, आप नई चीज़ों को तुरंत अडेप्ट करते हैं, इनकी बहुत हाई एनर्जी लेवल होती है, क्यूरियोसिटी भी बहुत हाई होती है, इसलिए ये हर चीज़ जानना चाहते हैं। और बहुत से पेरेंट्स किसी चीज़ को समझाने के लिए ना पेशेंस रखते हैं, और कई बार क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, हमें लगता है मैम अब ये सब हमारे ज़माने में था नहीं, हमें पता नहीं था। अब वो बार बार मुझसे पूछती है, मैंने कहा भाई तुम जाके दूसरे से, तुम क्यों ये सब करती हो, चुपचाप करो। तो मैंने कहा यहीं पे हम कम्युनिकेट करने में चूक रहे हैं। बोलो बच्चे से कि बेटा ये मैंने पहले नहीं सोचा था, तुमने पूछा है, अच्छा लेट मी चेक इट आउट, हम दोनों गूगल पे ढूंढ सकते हैं इसका मतलब। तो यहाँ क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी ही नहीं, हमारा कम्युनिकेशन हुआ और कनेक्ट हुआ। मैम जैसे एडोलसेंस में करियर को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा करियर चूज करें, या फिर एडोलसेंस को कोई अदर ऑप्शन पसंद होता है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो दूसरा ऑप्शन उनके लिए रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? देखो, करियर जब हम बच्चों के लिए चूज करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट है, एक है बच्चे की अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहते हैं, दूसरा है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य नहीं है तो बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, मेरा दिल कहीं और जा रहा है, मेरे मार्क्स कहीं और जा रहे हैं। जैसे कि मुझे आर्मी में जाना है मैम, मैंने बचपन से सोचा था कि मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करियर है, लेकिन मैम मैं मैथ्स में बहुत ख़राब करता हूँ, तो मैम एनडीए के में तो मेरे को कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। तो जब बच्चों का जो डिज़ायर है या उनकी जो ड्रीम है उसको हम जब गोल्स में परिवर्तित कर सकें, और वो छोटे छोटे लैडर स्टेप्स, जैसे आप मेरे पीछे देख भी रही होंगी, मेरे ऑफिस में ये सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी का मतलब यही है कि ज़िंदगी में
किसी भी समय अगर हम सीढ़ी पे चढ़ें तो कोई ना कोई दरवाजे तक ज़रूर पहुंचेंगे, और वो दरवाज़ा खुलता है तो हमें नए रास्ते मिलते हैं। इसीलिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद कहते हैं। वी शुड ऑलवेज हैव होप। करियर्स में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो आपने बहुत सारी दे दी, लेकिन इनमें से कौन से करियर में मैं प्रॉबेबली सक्सेसफुल होऊंगा ये मुझे कौन बताए। और यहीं पे करियर गाइडेंस में साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, जहां हम बच्चों को उनके एप्टीट्यूड, उनके लाइफस्टाइल, उनके लर्निंग प्रोफाइल्स के हिसाब से उनको गाइड कर सकें कि ये करियर्स हैं। तो बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस आजकल करियर प्रोफाइल एंड करियर ये करते हैं, लेकिन हाँ अभी भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और ये एक टाइम वन डे प्रोग्राम नहीं है कि हमने क्लास 12th में करियर गाइडेंस कर दिया। एक्चुअली ये क्लास 9th से बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको डिस्कशन का मौका देना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों को साथ में स्कूल के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल संस्था में, जैसे अभी हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं इनर व्हील क्लब्स के लिए, जहां ये लोग इन वीडियोस के ज़रिए दूर दराज जहां पे छोटी जगह है, टाउन्स हैं, कस्बे हैं, जहां बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है, वहां वो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि करियर चूज करने के क्या स्टेप्स हैं। तो क्लास 9th से शुरू होना चाहिए, और क्लास 11 12th तक हमको हर साल बच्चों को कम से कम 2 बार इसके बारे में ओरिएंट करना चाहिए। उनके डिसीजंस लेने में उनके और उनके पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। स्कूल में एक्सेस होना चाहिए, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से ये करना बहुत आसान है। आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, वर्चुअल टूर कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्कूल में अगर 1 या 2 लोग भी करियर कोऑर्डिनेटर्स बने तो ऐसी बहुत संस्थाएं हैं और लोग हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, देयर इज़ अ नेशनल करियर सेल NCC। उन्होंने बहुत से काउंसलर्स को सर्टिफाई किया है, जैसे मैं और मेरे उम्मीद में 4 काउंसलर्स हम नेशनल करियर सेल से सर्टिफाइड हैं फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ करियर गाइडेंस टू चिल्ड्रन। तो उनसे बच्चों को बहुत आराम से हेल्प मिल सकती है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल है, तो इसका इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, इनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, और मोस्टली ये सर्विसेज फ्री हैं। मैम, एडोलसेंस एंड पेरेंट्स के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पर एडोलसेंस अक्सर आर्गुमेंट या क्वेश्चनिंग करता है एंड जो बिलीव करता है कि जो वो कह रहा है या कह रही है वही सही है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसमें आप किसके लिए चाहते हैं हैंडलिंग, स्टूडेंट के लिए या पेरेंट के लिए? मैम, दोनों के लिए चाहूंगी मैं। देखो, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि स्टूडेंट का नज़रिया होता है कि मैं कोई चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं कोई नई चीज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे मना कर दिया जाता है। तो देखो, यहाँ एक बेसिक बात है, यही उम्र है जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट है जिसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तो हमें उस आर्ग्यूमेंट को एक हेल्दी डिस्कशन की तरह लेना चाहिए, चाहे मैं टीचर हूँ या पेरेंट हूँ। क्योंकि अगर बच्चा हमारी किसी बात से डिसअग्री कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसका ये मतलब है कि वो हमारी बात से सहमत नहीं। वी शुड बी अपसेट विथ एडोलेसेंट इफ दे आर डिसरिस्पेक्टफुल और दे आर यूजिंग अ लैंग्वेज विच इज डेरोगेटरी, या उनके अप्रोच में दूसरे के प्रति किसी भी तरह की संवेदना नहीं। लेकिन अगर मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, संवेदनशील हूँ और मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है नया नया करियर में आए हैं, मैम मेरा फैमिली बिजनेस था, मैंने नौकरी नहीं करी, पापा का था कि नहीं तुम मेरा बिजनेस देखोगे, लेकिन मैम अब मैं बिजनेस में आया हूँ, मैं MBA करके आया हूँ, मैं कोई भी नई चीज़ करना चाहता हूँ। पापा बहस करते, पापा कहते हैं तुम्हारे नए नए आइडिया हैं, ये सब प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, ये सब MBA कॉलेज में चलता है, यहाँ बिजनेस ऐसे नहीं होता है। तो बोला मैम 1 बार 2 बार 4 बार मैं कोशिश करता हूँ, पर पापा सुनने को ही नहीं तैयार। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तो MBA कॉलेज में इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा था, मैंने क्यों छोड़ा। तो अब देखो, यहाँ पे बात डिस्कशन की नहीं है सिर्फ, यहाँ तो रिश्ते टूटने की है, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि मुझे ये बताइए
आप क्यों मना कर रहे हैं मैम, आप नहीं समझ रही हैं, गलत हो जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, फिर इसी को बुरा लगेगा। मैंने कहा मुझे ये बताइए, जब आपने 22-24 साल में अपना बिजनेस सेटअप किया तो क्या आपने कभी कोई गलती नहीं करी? बोले नहीं मैम, ऐसा थोड़ी है, हमने भी बहुत गलती करी है। हमने कहा फिर हम ये क्यों चाहते हैं एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा कोई गलती ना करे? जिस दिन पेरेंट्स में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एडोलसेंट इज अ स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, दे ऑल्सो नीड टू, ठीक है, पेरेंट का इंस्टिंक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन। जैसे एक चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन चिड़िया ही हमें सिखाती है कि समय आने पे जब पंख उड़ने लायक हो तो चिड़िया घोंसले से बच्चे को नीचे कर देती है कि अब तुम अपने से जाओ। इंसान शायद अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाता, उसको हमेशा लगता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, और यहीं से एडोलसेंट और अडल्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, जिसमें करियर भी हो सकता है, लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं, जीवन में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में रूल है कि सबको 10 बजे आ जाना है घर में, रात में खाना, अच्छा रूल है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो एक इंटरनेशनल ऑफिस में काम कर रहा है, यहाँ हमारा 10 बजा है बट वहाँ पे अभी शाम का 5 बज रहा है, तो मैं जल्दी नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए मैम रोज रोज मुझे डांटा जाता है। सो यहाँ पे तुम देखो तो ये केयरलेसनेस नहीं है, ये एक जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ज़रूर है, और मुझे हमेशा लगता है कि जब हम रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग रखें, दूसरे की बात सुनने की कोशिश करें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एडोलसेंट आपकी बात सुनना नहीं चाहते। मेरा एक्सपीरियंस यही है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसलिए मैटर करती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ना आप लेके पैदा होते हैं, ना आप किसी किताब से सीखते हैं। रोज हमारा समाज बदल रहा है, हमारे दायरे बदल रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, हमारे एक्सपीरियंस बदल रहे हैं। तो जब ये चीज़ें बदल रही हैं तो हमें लगातार एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। जैसे कि जनरली होता है, एडोलसेंट ने, मम्मी ने खाना ला के दिया, बोला अब तुम बड़े हो गए, हमें पता है, मैं तो जो देती हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता है, खा मन हो तो खाओ नहीं तो मत खाओ। इस तरह से बोलने से आपने क्या, आपने केयर भी करी, आपने नाश्ता भी बनाया, लेकिन हमने बोला कैसा? तो यहाँ पे एडोलसेंट में भी चूंकि इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है, वो कहते हैं हाँ मत बनाया करो, मैंने तो नहीं बोला। अब क्या होगा? रिलेशनशिप में दुरावा। यही चीज़ अगर हम पेरेंट्स कम्युनिकेट करने में ये बोल सकें कि बेटा मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो रखा रहता है, तुम कंप्यूटर पे काम करते रहते हो, मुझे ये बुरा लगता है, तुम या तो मुझे बता दो कि किस समय तुम्हें चाहिए, और नहीं तो आई विल पुट इट इन अ हॉट केस, तुम्हारा जब ब्रेक हो तुम खा लेना। सो इफ द चाइल्ड कैन से कि यस मम्मी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ। कोविड में मेरा बेटा भी घर पे था, तो ही सेड कि ममा आप लोगों का नाश्ते का टाइम 9 से 10 बजे होता है, मेरा जो है लंदन ऑफिस खुलता है 12 बजे, और मैं रात के 12 बजे तक काम करता हूँ, आप लोग 9, साढ़े 9, 10 तक सो जाते हैं, तो मुझे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट मत दिया करिए, आप सिर्फ मुझे मिल्क और फ्रूट्स दे दीजिए, मैं एक ही बार 2 बजे खाना खाऊँ। सो एक दूसरे की बात हमने समझी, हम दोनों का सोल्यूशन निकल गया। नहीं तो रोज हम नैक करते, रोज मैं उसको 4 बार बुलाती, वो नहीं उठता, और फिर क्या होता? हम तुरंत एक जजमेंट पे आ जाते हैं, आज की जनरेशन तो केयरलेस है, आज की जनरेशन तो इनको किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। तो ये जो हम थोड़े से हैकनीड स्टेटमेंट्स बोलते हैं, मुझे लगता है अडल्ट्स को इनको बदलने की ज़रूरत है। लेट अस टॉक व्हेन इट इज़ रियली। सोशल नेटवर्किंग एडोसेंस के लिए उनकी प्रायोरिटी बनती जा रही है, एंड फ्रेंड्स वो अक्सर फॉलो ही करते हैं, और उसी के चक्कर में अक्सर वो गलतियां कर जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे बहुत सारे केसेस में हम लोग इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी देख रहे हैं, जिसमें कि बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं, फिर स्क्रॉल करना चाहते हैं, वीडियो देख के हमने समझ लिया है, समझ हमें आ गया है, लेकिन हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो एक तो रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, इन स्किल्स में गैप है। दूसरा, इंटरनेट पे जब बहुत ही एक्साइटिंग है, इंटरनेट में फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ वाइसेस है। अब आप किसी भी गैम्बलिंग साइट पे जाके गैम्बलिंग कर सकते हैं, आपको खाली एज में अपनी एज 25 लिखनी है, कोई तरह का करेक्शन नहीं।
तो जो चीज़ें इंटरनेट में जो आपने कहा कि लोग उसमें गलत हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स लोग बना रहे हैं, मल्टीपल आईडीज़ बना रहे हैं, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल चीज़ों में भी बंगलिंग करने में भी इंटरनेट के एक्सेस से उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है कि आई कैन डू थिंग्स लाइक दिस। तो अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट बहुत हाई है। और देखो ये दोनों चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, एक बच्चा, छोटा परिवार, लोग अत्यधिक एक दूसरे के साथ समय बिताने की जगह व्यस्त हैं, तो लोनलीनेस में, लैक ऑफ, अब मैं तो एक जॉइंट फैमिली की हूँ, तो हमारे यहाँ तो हम 20-22 थे, तो शायद हमारे पास टीवी देखने का भी कभी टाइम नहीं होता था, या हम अगर टीवी भी देखते थे तो हमारा सोशल स्किल डेवलप होता था, क्योंकि टीवी देखने में भी हम कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, जो दिख रहा है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, कोई उसके बारे में कुछ कह रहा है। आज इन सब मीडियम्स में बच्चों का सोशल स्किल कम हो रहा है, हम अकेले हैं, हम पूरे समय देख रहे हैं, तो ये एडिक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये हमारे स्किल्स को बढ़ाने की जगह कभी कभी हमारे स्किल्स को बिल्कुल ही लो कर रहा है। तो मेरा कंप्यूटिंग स्किल्स बहुत हाई है, मैं तुरंत 2000 पन्ने ढूंढ के चीज़ें पता कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, एक्सेल शीट बना सकता हूँ। लेकिन आपके ड्राइंग रूम में 2 लोग आ गए हैं तो जाके उनको नमस्ते करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा भार है, मैं नहीं जाऊँ। और आप देखिएगा आजकल सोशल सामाजिक व्यवस्था में माँ बाप कहते हैं अरे वो तो पूरे समय कंप्यूटर में ही रहता है, या वो तो बाहर ही नहीं आता। तो हम जो रियलाइज कर रहे हैं ये शर्म नहीं है, ये लैक ऑफ बीइंग एबल टू बी इन रियल वर्ल्ड। तो सभी को बहुत ज़रूरत है कि हम इंटरनेट को बंद नहीं करें, उसके एक्सेस को हम रखें, लेकिन अनलिमिटेड ना रखें। किसी भी तरह की कंट्रोल या बाउंड्री का इस्तेमाल बच्चों को छोटी उम्र से सिखाएं। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ इंटरनेट की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि चेस है। आज आप ग्रैंड मास्टर्स का, विश्वनाथ आनंद का गेम इंटरनेट में चेस में देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बेटे के साथ नेट पे चेस खेलिए, तो इंटरनेट पे भी है। हमने विश्वनाथ आनंद का गेम देख के डिस्कशन भी किया, फिर हम उसी गेम को हम और मेरा बेटा खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप इंटरनेट में गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है, एप्लीकेशन बढ़ रही है, फादर और सन में कॉम्पिटिटिवनेस है, बॉन्डिंग है, कुछ तकरार है। कहीं फादर भी कहेगा कि ये तो तुमने बहुत अच्छी चाल चली, और कहीं बेटा भी कहेगा कि पापा मैं फिर हार गया आपसे। तो इसमें देखो सोशल इंटरेक्शन भी हुआ, इमोशनल बॉन्डिंग भी हुई, हमने इंटरनेट पे गेम भी खेला और इंटेलिजेंट भी। तो हमें इंटरनेट के माध्यम पे रिलेट करना और ऐसी चीज़ों को चूज़ करना, जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है, क्यों वो रेसिंग गेम खेल रहा है पूरे समय, हम क्या बोलते तुम पहले पढ़ लो, बच्चा कहता है आज हम पढ़ लिए, अब तो खेलने दो। अब वो शूटिंग गेम खेल रहा है, रेसिंग गेम खेल रहा है, शूटिंग कर रहा है, जितने लोगों को गोली मार रहा है उतना उसको गोल्ड कॉइन मिल रहा है। तो इससे देखो हमारी मानसिकता क्या हो रही है, हम क्यों नहीं अग्रेसिव होंगे, क्यों आपको स्कूल शूटिंग के केसेस ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में शूटिंग का मतलब खून या गलत नहीं है। गेम खेलते खेलते उसको लगता है किसी को भी गोली मार देने में कोई ऐसा बुरा नहीं। ऐसे ऐसे गेम है जहाँ पे बच्चों को ये है कि आप टेररिस्ट हैं, आपके पास ये 5 आदमी हैं, आप अपनी गन चूज करिए, फिर आप बम चूज करिए, फिर आप सोचिए। और जो जगह है आपको बिल्कुल रियल जगह का एनिमेशन है, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप दिल्ली के मेट्रो में हैं या आप बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे हैं, छत्रपति शिवाजी। और अब आपका गेम यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से यहाँ पे बम प्लांट करें। तो ये जो गेम्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये गेम है, ये तो आप बच्चों को एक रियल, अब बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि हाँ ऐसे ही बम आया था, ऐसे ही ताजमहल होटल में बॉम्बे में था। अब वो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो कैलकुलेशंस कर रहा है, वो लोगों को अपनी टीम में कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटली एंटी सोशल। तो ये पेरेंट्स का ये कहना, आप अपने चैनल के माध्यम से अगर ये जागरूकता लोगों में ला सकें कि ये कहना मैडम अब हमको तो कंप्यूटर समझ में नहीं आता, पता नहीं मैम क्या करता है, अब हम तो उतना देखते नहीं हैं, वी कैन नॉट डू दैट। क्या आप अपने घर में, किसी के भी घर में शायद ऐसा नहीं है कि चाकू नहीं है, उसी चाकू से हम सब्जी काटते हैं, उसी से हम फल काटते हैं। आप ध्यान नहीं दो तो उसी से हाथ कटता है और उसी से किसी का खून भी हो सकता है।
तो प्रॉब्लम चाकू में नहीं है, चाकू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ रखते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं और क्या एहतियात बरतते हैं, ये चाकू को हमारे घर में सुरक्षित रखता है। ठीक उसी तरह से ये जो नया हमारे पास एक हथियार आ गया है, इसके बड़े एडवांटेज हैं। आज आप बैठे बैठे घर में सामान मंगा लेते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, फॉरेन का कॉलेज देख सकते हैं, आप कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं। हम शायद भूल ही गए हैं बैंक जाना। हर बैंकिंग नीड आपकी आप इंटरनेट से घर बैठे कर सकते हैं। तो अच्छाइयाँ बहुत हैं। शायद हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि हमारे बच्चे इन अच्छी चीज़ों की जगह ये जो कुछ दो चार गलत चीज़ें हैं उसमें जो इतने लिप्त हो रहे हैं, एक पीयर प्रेशर है, वो मेरा दोस्त खेल रहा था तो मुझे भी खेलना है, मेरे दोस्त ने बताया तो मुझे भी जाके पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है, और बहुत जो अडल्ट मटेरियल बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल है। और हुआ क्या है पायल, पढ़ाई के लिए बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को बेटर गैजेट्स दे दिए हैं, 24/7 वाईफाई घर में कर दिया है। अब जैसे जैसे बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, 24/7 वाईफाई की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें वापस एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वाईफाई का कम कर दीजिए जीबी बाइट्स, और आपको कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बच्चे 16 साल से छोटे हैं, पेरेंट्स को टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की मॉनिटरिंग, उनकी हिस्ट्री चेक करना, उसके ऊपर किसी तरह का वायरस प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आप अपने फ़ोन पे रखिए, तो आपके घर में किस समय डिवाइस ओपन हुआ है, कौन सा वेबसाइट बच्चा देख रहा है, क्या आज उसने डाउनलोड किया, आपको सब अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके मेल पे पता चलेगा। अब एडोलसेंस में एंजाइटी एंड डिप्रेशन का रेशियो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पर्सनल को लेके हो या एकेडमिक को लेके। तो ऐसे में एडोलसेंस कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी एडोलसेंट्स के लिए अभी एंजाइटी और जितनी भी तरह के वरीज हैं, ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, एक बहुत पीछे इसके आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों नॉलेज थी कि स्कूल्स में गेम्स कंपलसरी है, सारे बच्चों को पीटी करनी है। हमने बचपन से देखा है ना, सारे बच्चे पीटी करते हैं, पीटी कंपलसरी है, मास ड्रिल होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामीन और सेरोटोनिन जो एक्सक्रीट होता है माइंड में, वो आपके माइंड को हेल्दी रखता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोबेबिलिटीज़ को कम करना चाहते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत बनाएं। आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास बहुत जगह नहीं है तो स्किपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं। घर में अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जैसे पेट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये तुमको रोज़ ग्रैंड पेरेंट्स को दवा देनी है, तुमको उनके साथ आधे घंटे बैठ के उनका न्यूज़पेपर उनके साथ पढ़ना है, कोई ना कोई चीज़। छोटे छोटे जब हम सेंसिटिव एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं, जैसे मैंने बहुत से बच्चों के लिए कहा है कि आप पेट रखिए घर में, और वो 2 टाइम बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पेट को बाहर ले जाता है, घुमा के लाता है, पेट को खाना देता है, संडे को पेट को नहलाता है। ये बहुत अच्छे तरीके हैं छोटे बच्चों को सेंसरी ट्रेनिंग्स देने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के, और एंजाइटी डिप्रेशन टाइप की चीज़ें कभी नहीं आएंगी, इनकी रेजिलियंस बढ़ती है। तीसरा, हम आजकल बहुत से बच्चों को मेडिटेशन या माइंडफुलनेस कह रहे हैं। अगर आपको एंजाइटी है तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, आप उनको प्राणायाम भी कहते हैं, उन्हीं को हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहते हैं। तो ये बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को एंजाइटी है तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नाटक कर रहे हो, ये तुम अभी 2 लगेगा बस ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब तुम लोग के नए ड्रामे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की हमारी सोसाइटी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर है, ज़्यादा कंपैरिजन है, तो शायद सेंस ऑफ एंजाइटी भी अब ज़्यादा है। देखो, मैं जिस ज़माने में पढ़ी हूँ उस समय गुड सेकंड डिवीज़न की भी बड़ी इज्जत होती थी, तो हमारा 58% भी मेरे को एंग्शियस नहीं करता था, ना मुझे कोई डिप्रेशन होता था। गुड सेकंड डिवीज़न है, हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है। आज आप 85% के बच्चे को देखिए, उसका मुंह लटका रहता है, मेरा अच्छा नहीं हुआ, सब लोग नाराज़ होंगे, मेरा तो कहीं एडमिशन ही नहीं हो सकता है। तो ये जो सोसाइटी में हमारे मापदंड जो बदले हैं, ये एक्चुअली बच्चों के लिए एक प्रेशर कुकर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन क्या है? हमें लगने लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को अकेले पड़ा रहने दो, मुझे खाना नहीं है, मुझे नहाना नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा।
मैं और नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई का आईआईटी में हो गया, बस अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो मैं कभी भी कुछ भी कर लूँ मैम, मेरी तो कोई लाइफ में, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम इतना अच्छा वायलिन बजाते हो, तुम इतने अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लेकिन देखो पड़ोस के भी लोग कह देंगे अब बेटा ये सब वायलिन बजाना खेलना कूदना बंद करो, भैया आईआईटी चला गया, तुम क्या करोगे? तो मुझे बताओ, ये सुन के पायल मुझे एंजाइटी होगी कि नहीं? तो ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो एडोलसेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, पर तरीका यही है कि हम कहीं ना कहीं, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने उस पर काम किया है काफ़ी, क्या कह रहा है कि आप फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक पढ़ सकते हैं। फिज़िक्स में आप साउंड पढ़ते हैं तो साउंड इंस्ट्रूमेंट आप क्यों नहीं बजा सकते? हमने इनको क्यों अलग कर रखा है? तो शायद हम जब इन चीज़ों को, हम पिछले 30 साल से कह रहे हैं को करिकुलर, लेकिन क्या हमारे दिमाग में करिकुलम में को करिकुलम है? नहीं है। अभी भी है, अच्छे बच्चे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो ब्राइट है वो साइंस लेता है। बदल ज़रूर रहा है, बहुत से पेरेंट्स अब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित कर रहे हैं, थैंक्स टू सानिया मिर्ज़ा एंड नावाल एंड ऑल दीज पीपल कमिंग अप आज। लेकिन अभी भी मासेस में जागरूकता की, बहुत और तरह के करियर्स में बच्चों के सक्सेस की ज़रूरत है, और बच्चों को स्कूल के लेवल से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन, योग के नाम पे, अब बच्चों को भी ना दिमाग में है कि योग बूढ़े लोग करते हैं, बट थैंक्स टू दिस नेशनल योगा डे एंड इतनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जब से योग होने लगा है तो थोड़ा सा बच्चों का प्रतिक्रिया बदली है। वरना पहले बच्चों को क्या लगता था, ये दादी नानी का काम है, ये हम थोड़ी योगा करते हैं। लेकिन अब फिटनेस जैसे जैसे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि रेगुलर हेल्थ सेमिनार्स, माइंड बॉडी की जो हेल्थ का कनेक्ट है, माइंडफुलनेस की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, अगर ये स्कूल्स में बच्चों को कराए जाएं तो एंजाइटी और डिप्रेशन की पॉसिबिलिटीज को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, सब्सटेंस यूज भी एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में देखी जा रही है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ट्राई करने के चक्कर में एडोलसेंस इसके आदी हो जाते हैं। तो एडोलसेंस को इन चीजों से कैसे दूर रख सकते हैं? देखो, हमारी सोसाइटी में पिछले 25 से 30 साल में बहुत सी ये चीज़ें जिनको हम एडिक्टिव मानते हैं उनका यूज़ बढ़ा है। आप मानोगे ये बात? सोशल कोई भी जो आदत है उसके पीछे एक सोशल बिहेवियर होता है। आज से 40 साल पहले अगर कोई ड्रिंक करता था तो हमारी मूवीज़ के थ्रू, हमारा लिटरेचर, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उस समय जो हमारी मूवीज़ थी, जो हमारा लिटरेचर था, उसमें आप देखिए ड्रिंक करना, अल्कोहल की इमेज क्या थी? देवदास था, जो हारा हुआ इंसान है, जो ज़िंदगी से हारा है, वो अल्कोहल लेता है। तो बहुत से लोगों को लगता था कि जब तक मैं लाइफ में मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं फिट हूँ, मैं क्यों ड्रिंक करूँगा, मैं कोई हारा हुआ? देखो, इसको कहते हैं साइको सोशल इमेजिंग। आज आप पिछले 10 साल में आपको लगता है जो जिंदगी में हारा हुआ है वो ड्रिंक करता है? आज ये हाई सोसाइटी का सिंबल है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल है तो आप बड़े क्लब्स में जाते हैं, आपका मोबाइल बहुत महंगा होगा, आप बड़ी गाड़ी में होंगे, आपकी गाड़ी BMW होनी चाहिए, वो फिएट या एम्बेसडर नहीं हो सकती है, आपके कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। आप जो है इंडिया में बना हुआ श्री लेदर का जूता कैसे पहन सकते हैं? आपका जूता लंदन के किसी डिज़ाइनर शोरूम का होना चाहिए। ये जो हमने पैरामीटर्स बना दिए हैं कि लाइफ में सक्सेस के पैरामीटर्स ये हैं, इनसे क्या हुआ है, बच्चों में भी अल्कोहल भी एक ब्रांड हो गया। आप देखो, आज आपके घर में जब शादी है तो क्या हो रहा है? मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर के समय वैल्यू सिस्टम था, शादी एक सेक्रेट सेरेमनी है, ये एक बहुत ऑस्पिशियस समय है, तो यहाँ ड्रिंक नहीं हो सकती। फिर एक समय आया कि भाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक से तो इंजॉयमेंट है, जब पार्टी होगी तो बिना ड्रिंक्स के कैसे होगी? तो अब देखो, हमने अल्कोहल को किससे जोड़ दिया? फीलिंग ऑफ जॉय। तो आज आप स्कूल्स में लोग कहते हैं कि मैम वो क्लास 12 के बच्चों ने फेयरवेल पार्टी में ड्रिंक्स ले आए थे। क्यों आया? क्योंकि उनको क्या लग रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सेलिब्रेशन में तो ड्रिंक्स होना चाहिए। तो ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यूरियोसिटी है, ये एक सोशल नॉर्म हमारी सोसाइटी का चेंज हो रहा है। साइको सोशल मैसेज ऑफ ड्रिंक्स अब ना तो हार है ना बुरी चीज़ है, अब सक्सेस है, स्टेटस है, ब्रांड है।
तो ये धीरे धीरे और यंगर में आ रहा है। आप देखो पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, सारे लोग शैंपेन पी रहे हैं। तो ये बच्चा अगर 10 साल का है तो वो क्या सोचता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, और मेरे घर के सारे लोग आज कितने खुश हैं, मम्मी पापा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एवरीबडी इज हैविंग शैंपेन, मतलब मैं भी जब लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा तो शैंपेन। ये शैंपेन कल्चर हमारा तो नहीं था, लेकिन अब ये इसको हमने अडेप्ट कर लिया है, और इसको इमेज ये नहीं दी है कि ये खराब चीज। और ये आप देखोगे बहुत रिसेंटली मैंने देखा, और मैं इस चीज को, हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो जीवन में जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं उनको समझने से ही हम इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हैं। आजकल आप टीवी में देखिए, जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, वो क्रिकेटर्स जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ देम डोंट ड्रिंक, लेकिन बच्चे को टीवी में क्या नजर आता है, सारे लोग शैंपेन में नहाए हुए। तो अब इतना बड़ा सक्सेस, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, इंडिया ने ये गेम जीता, और सारे जो मेरे रोल मॉडल्स हैं, मेरे क्रिकेट स्टार्स हैं, सारे लोग शैंपेन में नहाए हुए हैं। तो मुझे बताओ पायल, मुझे क्यों नहीं लगेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैं भी करूँगा। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सोशल इमेजिंग है। अब हमारी सोसाइटी ने ये इमेज बना दिया है, तो इसलिए आपको ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में बढ़ती मिलेगी। बच्चों में जैसे लोग कहते हैं कि मैम देख लीजिए, एक तो ड्रिंक लाया था स्कूल में, आज हमारा पिकनिक था और ये कोका कोला में रम मिला के लाया था, और एक तो बदतमीज इतना है, बहस कर रहा है कि तो इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा वो इसलिए बहस कर रहा है क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में अब यही दिखाते हैं। मेरे फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मेरी बुआ जी हैं, वो मेरे फूफा जी ये करते हैं। मैं किसी एक प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मेरे परिवार के हैं, जब ये सब ड्रिंक करते हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है। It's a more deep-rooted problem rather than availability. This is more an image of I think this is right. और जब सब बड़े लोग करते हैं तो फिर ये हमारे लिए क्यों गलत है, क्योंकि हेल्थ फैक्टर से तो हम कभी बात ही नहीं कर रहे। तो सोशल ड्रिंकिंग, रिक्रिएशनल यूज ऑफ सब्सटेंस बहुत हाई। मैं जानना चाहूंगी कि टीचर्स का क्या रोल आता है एडोलसेंस के केस में। टीचर्स के सामने क्या इश्यूज आते हैं, टीचर्स के क्या इश्यूज आते हैं, उनका क्या रोल होता है। देखो टीचर भी एक अडल्ट है, और अडल्ट का रोल सबसे ज़्यादा टीचर का इसलिए इम्पोर्टेंट आता है क्योंकि ये अडल्ट उनसे बायोलॉजिकली जुड़ा नहीं है, ये उनकी फिजिकल नीड्स के लिए नहीं है, ये इनकी सोच को, इनके एस्पिरेशंस को, इनके हुनर और टैलेंट को एक नया आयाम दे सकता है। तो टीचर अगर रोल मॉडल है, टीचर अगर अपने लाइफस्टाइल और अपने उससे बच्चे को इंस्पायर कर सकता है, टीचर अगर एक गाइड है, टीचर अगर बच्चों की बहुत से कंफ्यूजन और उलझनों को सुलझा सकता है, तो टीचर से बड़ा इम्पैक्ट आज भी एडोलेसेंट की लाइफ में कोई और नहीं। बहुत बार बच्चे पेरेंट्स से नाराज़ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, फिर कैरी ओवर होता है, और फिर कहीं ना कहीं दिल टूटता है, दोस्त धोखा देता है, छोड़ देता है, तो वहाँ पे फिर उनको किसकी ज़रूरत है। कितने एडोलेसेंट हैं वो मुझे बताते हैं कि मैम मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर मैं घर जाके बोलूँगा मम्मी को कि आज मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे ऐसे बोला, मम्मी तुरंत बोलेंगी हम तुमको पहले ही बोले थे, तुम मेरा सुनता नहीं। लेकिन मैम मैंने तो ये विश्वास किया। तो यहाँ हमें टीचर्स को वो बनना है जो काउंसलर बोलो, साइकोलॉजिस्ट बोलो, मेंटर बोलो, ये देखो अलग अलग नाम है, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमन बिहेवियर और एडोलेसेंट बिहेवियर की नॉलेज और ट्रेनिंग, और टीचर्स को ये ग्रूम करना कि इस समय हमें ये नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, किस तरह से हमें इन चीज़ों में बच्चों को डील करना है। इसकी टेक्निक्स हैं बहुत से तरह के, उनको सीखना चाहिए और एम्प्लॉय करना चाहिए। बहुत से कॉलेजेस टीचर्स की इस ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एम्पावरमेंट में मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंट बिहेवियर मैनेजमेंट दोनों पे बहुत एम्फोसाइज किया गया। मैम एडोलेसेंट्स के पेरेंट्स की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एडोलेसेंट को एक गोल दीजिए। ये नहीं कि अब मैम अभी तो छोटा है, नहीं, एडोलेसेंट्स को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, घर की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना,
अपने घर के वैल्यू सिस्टम्स देना, और पीयर प्रेशर। मुझे लगता है आजकल जितना बच्चों पे पीयर प्रेशर है उतना ही पेरेंट्स पे भी है। अगर हम पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी तो यही लाइफ है। तो आई थिंक यहाँ पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है ये समझना कि हम पेरेंट्स हैं और हमें अपने बच्चों का पेरेंट ही रहना है। हमें उनका दोस्त बनने के चक्कर में पेरेंट होने की अथॉरिटी को इतना ज़्यादा अंडरमाइन नहीं कर देना है कि कल को पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और हर्ट आ जाए। बहुत से पेरेंट्स ये गलती कर रहे हैं, हम उसके दोस्त बन गए। आप दोस्त बनने का अप्रोच रखिए, फ्रेंडली अप्रोच रखिए, पर आप याद रखिए कि आप कभी उसके फ्रेंड नहीं हैं, आप पहले उसके पेरेंट हैं। और पेरेंट क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि द शब्द पापा शायद इसीलिए बना था क्योंकि पेरेंट का एक पी का मतलब है प्रोटेक्टर और एक पी का मतलब है प्रोवाइडर। तो पेरेंट आपको प्रोवाइड भी करता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन प्रोटेक्ट करने का मतलब कंट्रोल करना नहीं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है गाइड करना, डिस्कस करना, कनेक्ट करना, उनसे बात करना, उनकी लाइफ का पार्ट रहना। सबसे सिंपल चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे के साथ कोई ना कोई गेम खेलें। आप बैडमिंटन खेलिए बच्चे के साथ, आप कैरम खेलिए, जो आप कर सकते हैं। जब आप बच्चों के साथ एक लेवल पे, और ये एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, उनके साथ बॉन्डिंग रखिए। कोई एक एक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चे के साथ ज़रूर करिए। हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप कर सकते हैं तो ये आप उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक स्टेबल सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट बना। क्योंकि देखो पायल, आई एम अ थेरेपिस्ट हु डज अ लॉट ऑफ वर्क विद चिल्ड्रन हु आर सुसाइडल, सेल्फ हार्म। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरा तो स्किल वही है और मैं हर बच्चे को बचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हम किन बच्चों को जल्दी बचा लेते हैं? जिनका पेरेंटल कनेक्ट होता है, जहाँ पेरेंट के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है, जहाँ पेरेंट उनकी लाइफ में एक अथॉरिटी है जिसको वो रिस्पेक्ट करते हैं या उसको लुकअप करते हैं, वहाँ हम उनको बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप जड़ों की तरह हैं। पेड़ के ऊपर पत्तियाँ मौसम बदलने से झड़ेंगी, मौसम बदलेगा नहीं आएंगी। तो बच्चों के फ्रेंड्स, उनके करियर, रिलेट, ये पत्तियों की तरह है। कभी मौसम अच्छा हुआ तो फूल भी आएगा और फल भी बनेगा, लेकिन जड़ नहीं बदलती। और जब तक जड़ है, पेड़ में पत्तियां और फूल आते रहें। तो पेरेंट्स को वो जड़ बनने की जरूरत है। बिल्कुल मैम। एट लास्ट एडोलसेंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपका मैसेज एडोलसेंस के लिए। My message for adolescent in one line is, this is your world and all of you want to have freedom. Freedom is yours to stay. Let us see that with your teachers and your parents, as you move into being an adult, have you learned to keep yourself safe, keep yourself having skills to survive, and do you have your own definition of how you will lead a successful life? So the 3S for adolescent is survival, success and safety. So may you be able to create a goal and a plan in your life where you can be safe, you can learn the skills to survive, and you can have your understanding of success. Because if you want to be successful and happy in life, learn to take people along with you. मैम, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज जो आपने दिया। थैंक यू सो मच मैम। आपने पायस विजन यूट्यूब लाइव टॉक शो में अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई होप कि जो भी पेरेंट्स और एडोलसेंट्स हमें देख रहे होंगे वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में चीजों को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और जो भी इस It was a pleasure being with you. All the best for such a wonderful initiative. थैंक यू सो मच मैम। जो भी इस लाइव यूट्यूब शो को देख रहा है, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको उनके आंसर्स किए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम।